सब जज्बे के साथ आप खड़े हुए, आपके दिलों में, आपके चेहरे पर जो ये जोश और जज्बा नजर आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला ये टूर्नामेंट कभी मशरूफ होगी और दीगर मैदान जो है वो भी होंगे। एक बात मैं आपसे कहूंगा कि अगर हम या हमारा कोई साथी कभी भी आपके हकूक का जो है वो किसी के साथ समझौता करे तो मैं समझूंगा कि हमने अपने तत्व को बताया है और कभी समझौता नहीं करेंगे। हमारा जीना, हमारा मरना आपके साथ है। आपके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने अलग बुलंद किया है। जब तक हमारी जान में जान है, आपके हकूक की हिफाजत की जाएगी, कोई इसमें जो दूसरी राय नहीं होगी। इसलिए दोनों रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं, और मेरी तरफ से आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मेहमान हैं, बहुत ही बड़ी सियासी समाजी शख्सियत हैं, ज़माना तालिब इल्मी से सियासत में हैं और अमली सियासत में भी 3-4 दफ़ा कानून साज असम्बली के इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। माशाल्लाह, आपने पहले उनकी तकरीर भी सुनी, बड़े जज्बाती मुकर्रर हैं, बड़ी इनकलाबी तकरीर होती है उनकी। मेरी मुराद मोहम्मद नज़ीर इनकलाबी साहब हैं, जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा भी हैं, और पिछली दफ़ा जो है वो सिर्फ चंद सौ वोटों पर हल्का का इलेक्शन जो है वो हारे थे। उसकी क्या वजूहत थी, आज हम उनसे ये भी अभी जानेंगे, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ उन्होंने इलेक्शन लड़ा और चौधरी मजीद साहब के मुकाबले में थे, और उन्होंने चंद सौ वोटों पर पिछली दफ़ा ये सीट हारी। हल्का के लोगों की बदकिस्मती समझ लें, अगर नून लीग ये सीट जीत जाती तो ये भी असम्बली में होते और में मिनिस्टर होते, वजीर होते और बेहतर तरीके से लोगों की खिदमत करते। आज इस हवाले से भी बात करेंगे, चूँकि मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है और जो नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में तामीर और तरक्की की है, उस हवाले से भी हम नज़ीर इनकलाबी साहब से बात करेंगे। सबसे पहले मैं जनाब नज़ीर इनकलाबी साहब आपको अपने प्रोग्राम आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। पिछली दफ़ा हम लोगों से माजरत भी चाहेंगे क्योंकि हमारा प्रोग्राम संडे को था, लेकिन चूँकि एक तो इनकलाबी साहब की कोई थोड़ी सेहत भी ठीक नहीं थी, दूसरा उस दिन जो कराची में पीडीएम का जलसा भी था, तो हमने समझा कि हम आप लोगों को मौका देते हैं ताकि बेहतर है कि एक टाइम में आदमी एक ही प्रोग्राम को सुन सकता है, तो इसलिए आपसे माजरत ख्वाह भी है। नज़ीर इनकलाबी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में आए। सबसे पहले हम स्टार्ट ही आज यहाँ से ही करेंगे कि पिछले इलेक्शन में चूंकि आपने भारी अक्सरियत से एक इलाका में एक वेव चल गई थी कि इस दफ़ा जो है वो नज़ीर इनकलाबी साहब असेंबली में होंगे। क्या वजह हुई कि चंद सौ वोटों की वजह हारने की क्या थी कि आप तवज्जो नहीं दे सके, या कोई धांधली का कोई अंसर शामिल था, या क्या वजह हुई कि आप इलेक्शन न जीत सके और असेंबली तक न पहुंच सके? थोड़ा सा इस हवाले से बताएं, फिर हम आगे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आसिफ साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बात करने का मौका फराहम किया, और मैं अपने तमाम जो सुनने वाले दोस्त हैं, अहबाब हैं, भाई हैं, अजीज हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अब सब गुजारिश ये है कि ये बहुत दफ़ा सवाल हुआ और इसका मैंने बहुत दफ़ा जवाब भी दिया है, बल्कि मैंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन दिनों में बहुत तफसीर के साथ इस पर बात भी की थी। गुजारिश यह है कि वो इलेक्शन हम जीत गए थे। मैं बात को मुख्तसर करूंगा, जी मुख्तसर, क्योंकि ये बहुत दफ़ा डिटेल से हो चुकी है। इलेक्शन हम जीत गए थे और मेरे अपोनेंट जो थे चौधरी मजीद साहब, वो इलेक्शन की शिकस्त को तस्लीम करके अपने घर चले गए थे। और फिर एक फोन कॉल आई, और उस फोन कॉल के सुनने के बाद चौधरी मजीद अपने दोस्तों के पास है, उन्होंने कहा जी कि मैं इलेक्शन जीत चुका हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि हम ढोल बाजे का बंदोबस्त करते हैं। उन्होंने उनको फिर खासी खरी खरी सुनाई कि मुझे पता कि मैं इलेक्शन कैसे जीता हूँ, छोड़े आप ढोल बाजे को, आप आराम से जो है ना
वो बैठ जाए। तो गुजारिश यह है कि मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं जो पोलिंग स्टेशन जहां पर मेरे 150 वोट थे, 200 वोट थे, 50 वोट थे, 80 वोट थे, ये हमने आइडेंटिफाइड भी किए थे जब मैंने पिछली अदालत में दायर की थी कि इन पोलिंग स्टेशनों पर, क्योंकि देखे ना, एक पोलिंग स्टेशन है उसके 2 बूथ है। मर्दों के पोलिंग स्टेशन पर मुझे मिलते 250 वोट, और हमारी जो खातीन पोलिंग एजेंट थी को उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया और उन्हें कहा जी कि हम आपको रिजल्ट बाहर देते हैं। उन्होंने उन्हें रिजल्ट दिया 150 वोट का, और जब रिजल्ट कंपाइल हुआ तो हमारा जो 150 वोट था उसको 0 कर दिया गया। वो 150 वोट किधर गया? वो चौधरी मजीद के खाते में गया। एक जगह हमारे 40 वोट थे, वो उन्होंने चौधरी अपने नजीम रुपयाल, अल्लाह उनको मखरूत करे, वो उनके खाते में उन्होंने डाल दिए। एक जगह हमारे 150 वोट थे, वो उन्होंने चौधरी मजीद के खाते में डाल दिए। हमारे जो पोलिंग स्टेशन पर वोट थे, रिजल्ट कंपाइल करते हुए उसको 0 कर दिया गया और हमारे वोटों के खाते में डालकर हमें जो है ना वो इस तरह रहा गया। सारी दुनिया को पता है, बल्कि उन चौधरी मजीद का, मैं अब उस तरह की बात नहीं करता, उसका ज़मीर भी उसे कह रहा है भाई इलेक्शन तो हार गए थे, ये मैंडेट जो है ये मेरा जीता हुआ चुराया गया था। तो मुझे मतलब है कोई वो अफसोस नहीं है, इसलिए कि इलेक्शन कैंपेन थ्रू जो इलेक्शन कैंपेन हुई थी उसमें अल्लाह ताला के फजल करम से लोगों ने जो जिस तरीके का, जिस जोश और जज्बे के साथ जिस तरीके से मेरा साथ दिया था, मैं आज भी वो यादें मेरे जहन में, दिमाग में मौजूद है, और मैं अपने हल्का के उस बात पर शुक्रिया भी अदा करता हूँ। ये सासियत देखे ना जी कि लोग कहते हैं जी कि सासियों को आपने रोका क्यों नहीं है। पाकिस्तान में जो इलेक्शन हुआ पिछला, वो आपके सामने है कि मुस्लिम लीग इलेक्शन वो जीत चुकी थी। रात के 12 बजे वो आरएस सिस्टम बंद किया गया और फिर रिजल्ट तब्दील किए। ये लंबी दास्तान है, कहानी है। जब कोई मतलब है, हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि आज दिन तक जो आप भी अभी ये बात चली है जी कि वोट इज्जत हो, इसका बुनियादी मकसद यही है कि लोगों के मैंडेट को तस्लीम किया जाए, और जब लोगों के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर एक रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन में फिर जो है ना फिर बातें दूर तक निकल जाती हैं। तो गुजारिश ये है कि वो इलेक्शन हम हारे नहीं थे, वो इलेक्शन जीत गए थे, हमें दानिस्ता तौर पर इलेक्शन आया गया, और उसमें बहुत खासियत थी। मैं सारू को बेनकाब नहीं कर छोड़े, मैंने उसमें की जो हमारा इधर रिटर्निंग था उसके बारे में बातें की, वो किस तरह था, उस तरह से वो चलाकी और इशारी की। तो मकसद ये है कि आप क्योंकि वक्त बीत चुका, आइंदा अगला इलेक्शन आने वाला है, वो बातों को मैं भी अब भूलना चाहता हूँ, लेकिन वो सारी बातें मेरे जहन में इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में हम इस तरह की कोई चालबाजी चलाकी नहीं करने देंगे। माजी की मैंने बात भी इसीलिए की है कि माजी जो है वो उसको भूलना भी चाहिए, और उसको जो है जो उसमें गलतियां होती हैं उससे सबक भी सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। मैंने इसलिए थोड़ा सा ये जो है माजी का किस्सा आपसे शेयर किया। तो क्या समझते हैं कि जिस तरह पिछले इलेक्शन में एक इलाके का इत्तेहाद था, एक इस्लामगढ़ तक, चकसवारी तक, जिस तरह लोग चाहते थे कि जी एक ही उम्मीदवार के तौर पर जो है वो नजीर इनकलाबी साहब हों या कोई भी, चलो साथियों ने आपके हक में फैसला किया, क्या समझते हैं कि ऐसा माहौल इस दफा बन पाएगा? मैं आसू साहब इलेक्शन में इस माहौल को पिछले माहौल से भी ज्यादा जो है ना बेहतर समझता हूँ, क्योंकि ये 4 साल जो है हमने, ये 5 साल जो गुजरने वाले हैं अभी, हमने लोगों की बिला तकसीबादी खालकाबाद से पलाक तक अगर हमने लोगों की खिदमत की है और दिन रात की है, और लोगों को अपना जो 24 घंटे का है वो मैंने कोशिश की है कि लोगों की हित के लिए 24 घंटे अपने आप को पेश करूं। तो लोग इस बात का रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, और बल्कि आज हर बात आदमी ये बात तस्लीम करता है कि जितने पिछले ये 4-5 साल में काम हुए, ये पिछले 30 साल में काम नहीं हुए, बल्कि ये एक रिकॉर्ड है कि हमने गाँव जो है उनकी गलियां, उनकी सड़कें, उनके ट्रांसफार्मर, बिजली का मामला, बहुत जो हमारे पास में था उससे बढ़कर हमने जो है ना लोगों के काम किया, और लोग इस बात पर हमारे साथ इंशाल्लाह ताला मैं महसूस कर रहा हूँ कि नौजवान भी, हमारे बुजुर्ग भी, हमारे साथी जो सारे हैं, वो इस बात पर मैं जो महसूस करता हूँ कि वो पिछले इलेक्शन से ज्यादा मुझे जोश और जज्बा नजर आ रहा है, और इंशाल्लाह ताला ये हम इलेक्शन जीतेंगे। देखो गुजारिश ये है कि हमारा प्लान जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ है, और फिर ये कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है कि रवायती तौर पर हम जो है ये खालकाबाद से इस्लामगढ़ तक ज्यादा मजबूत पोजीशन में है, और खालकाबाद इस्लामगढ़ से आगे जो पलाक तक है उसमें। लेकिन गुजारिश ये है कि
अल्लाह के फजल करम से आज हम चकसवारी में भी, कनेर यूनियन कौंसिल में भी, पलाक में भी और पिंड खुर्द में भी, तमाम यूनियन कौंसिल में इंशाल्लाह ताला हम अपनी परफॉर्मेंस के बुनियाद पर पिछले इलेक्शन से अल्लाह के फजल करम से हम बेहतर पोजीशन में। और फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे 40% फंड मिलते थे, चौधरी मजीद को 60% फंड मिलते हैं। जी जरा ये बिल्कुल। लोग भी पूछते हैं, मैंने भी बहुत दफा कहा है, ठीक है, मुझ पर तो बहुत परेशान होता है जी, फला जगह जो है ना वो एक कोई गांव की कोई छोटी सी 100 फुट या 150 फुट गली रह गई है, किसी जगह कोई एक पोल रह गया है। तो मैंने दोस्तों से कहा यार मुझे 40% मिलते हैं और मैंने इतने काम कराए हैं, जिसको 60% मिलते हैं और प्लस एमएलए के 50 लाख अलग मिलते हैं, जरा उससे पूछे कि उसने कहाँ काम किया, हमें तो नजर नहीं आ रहे। तो कहने का मकसद ये है कि मैं किसी पर वो बात नहीं करना चाहता जी कि वो किधर पैसे गया, किधर वो ले गए, लेकिन जमीन पर उनका कोई काम नहीं नजर आ रहा, और जो आ भी रहे हैं उनका यार इतना मतलब है वो गैर मेरी काम है कि वो करने के बाद 2-4 महीने के बाद उनकी जहाँ बजरी डालते हैं वो बजरी उड़ जाती है, जो आपको वहां कोई दीवार बनती है वो दिखनी शुरू हो जाती है। तो अल्लाह के फजल करम से हमने मेयार को भी कायम रखा, हमने लोगों की मतलब दिन रात मेहनत की, तमीराती काम भी किए, तमाम जो हमारे बस में था हमने बढ़कर लोगों की खिदमत की। तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि लोग जो है ना पहले से बढ़कर बढ़ चढ़ कर जो है ना जो जज्बे के साथ हमारे साथ चलेंगे आने वाले तो क्या जो आपने इस दफा तरक्याती काम करवाए हैं पिछले जो 4 साल, अभी 5 साल होने को जा रहे हैं, ये खालकाबाद से प्लाट मैं तो गुजारिश करता हूँ कि दरमियान में लंबी बात हो जाएगी, तफसील में गिनूंगा। प्लाट में जो हमने करोड़ों रुपए के काम कराए, प्लाट हमारे थोड़ा सा जो आपकी जगह है, थोड़ा सा और जो है जो खालकाबाद में भी हमने मोटे करोड़ों मोटे रुपए काम मसले हैं वो सामने ले आए। जी 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 मैंने कहा कि जो जो बड़े मंसूबे हैं अगर थोड़ा सा जिक्र भी कर दे कोई अर्ज नहीं है। देखिए जी, गुजारिश यह है कि अगर ये मैं मंसूबे गिनने शुरू करूँ तो फिर 1 किलोमीटर सड़कों पर जो है ना 1 करोड़ से ज्यादा लागत आती है। अल्लाह के फजल करम से खालकाबाद से पलाक तक हमने कोशिश किया कि जहाँ हो सके, बल्कि हमने जो पिछले 30 सालों से जिन सड़कों पर काम नहीं हुआ वो सब सड़कें हमने मुकम्मल कर दी हैं। स्कूल पलाक वालों के जो स्कूल था उसके फंड फराम किए गए। इसी तरह जो दीगर कोई बिजली का काम था, कोई सड़कों के काम थे, कोई गलियों के काम थे, मैं डिटेल में जाऊं तो फिर लंबी बात हो जाएगी। नहीं चलो जो भी डिटेल लोगों में की डिमांड थी अल्लाह के फजल करम से हमने पूरी किया, और ये काम जो है ये करोड़ों के बनते हैं, ये कोई लाखों के नहीं है। मसलन मैं गुजारिश करता हूँ एक सड़क पर 1 करोड़ से ज्यादा लागत आती है 1 किलोमीटर पर। मैंने तो कम अज कम जो है वो 50 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें जो है तमीर करा दी है, और इन सिर्फ सड़कों पर जो है ना ये 50 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत आई है। इसी तरह गलियों पर, इसी तरह बिजली के ट्रांसफार्मर हैं, इसी तरह पोल है, मतलब दीगर जो भी वाटर सप्लाई के काम है, बेशुमार काम जो है ना, मैं समझता हूँ कि अगर मैं गिनना शुरू कर दूँ एक लंबी डिटेल हो जाएगी। लेकिन मैं जिस बार में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे इलाके के, मेरे हल्के के लोग भी इस बात पर मुतमिन है कि यहाँ पर जो है तमीर तरक्की के भरपूर काम हुए हैं। मुझे सबसे ज्यादा मेरे लिए आजाद की यही बात है। ये तो चलो होगी डेवलपमेंट। तो महकमा सेहत की तरफ कितनी तवज्जो दी गई है, कितने नए डिस्पेंसरियां और जो हेल्थ यूनिट है उन पर कोई काम किया, या कोई हुकूमत ने कोई आपको नए रूरल हेल्थ सेंटर या डिस्पेंसरियां जो मुकामी गाँव में बनाई जाती हैं वो भी बनाई गई हैं, या देखिए गुजारिश यह है कि मतलब जो एक असूल है कि जितनी म्यूनसिपल कमेटी है वहाँ पर रूरल हेल्थ सेंटर होता है, वो हमारा चकसवारी में भी मौजूद है, वो हमारा इस्लामगढ़ में भी मौजूद है। इस तरह यूनियन काउंसिल में हमारी बल्कि डिस्पेंसरी मौजूद है, बल्कि बाज़ जगह ज्यादा 2-3 दिन भी है। मसलन खालकाबाद में हमारी डिस्पेंसरी मौजूद है, काकड़ा में मौजूद है, बंगडीला में मौजूद है, इसी तरह किनेली में मौजूद है, डांगरी में मौजूद है। मसलन हर यूनियन काउंसिल में जो है ना वो मौजूद है, बल्कि एक से बाज़ ज्यादा भी है। तो वो हाँ बात यह है कि वहाँ पर जो कोई थोड़ी बहुत स्टाफ की कमी हमने कोशिश किया वो भी पूरी हो। लेकिन पता है आपको कि हमारे जो हालात वाक़यात होते हैं इसमें 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन हमने कोशिश किया कि हर डिस्पेंसरी में डॉक्टर मौजूद हो, उनका स्टाफ मौजूद हो। तो अल्लाह के फजल करम से काफी हद तक जो है ना हम इस पोजीशन में हमने बेहतर जो है ना हेल्थ के सिस्टम में काम किए हैं। नजीर साहब, जिस तरह आपको पता है कि बेरोजगारी इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, क्या नौजवान जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए जो मौजूदा आपकी गवर्नमेंट है इसने कोई रोजगार के मौके भी पैदा किए हैं? कोई कितने हमारे हल्का से नौजवान जो है गस्टेड ऑफिसर कोई आपके दौर में भर्ती हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के दौर में, या बाकी आपने इस पर भी कोई काम किया है? गुजारिश यह है कि मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग की हुकूमत को ये सबसे बड़ा आजाद यह है कि उन्होंने यहाँ पर आकर मेरिट पर लोगों को नौकरियां दी है। मसलन मैं अपने हल्के की बात करता हूँ कि मेरे हल्के में यहाँ पर जो NTS का निज़ाम नाफिज किया गया था,
उसमें जितने टीचर भर्ती हुए हैं वो सारे जो लायक थे, बल्कि जिनकी शायद मैं भी सिफारिश अगर होती तो शायद करता या ना करता, मुश्किल होता मेरे लिए भी, लेकिन अल्लाह ने चूंकि वो अहल थे, उन्होंने उनको रोजगार मिला और उन्होंने नौकरियां किया। इसी तरह लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन है, मैं मिसाल देता हूँ कि नीलम का वो आखिरी सिरे पर मतलब एक गाँव है जो आजाद कश्मीर का सबसे आखिरी किनारा है, वहां के 2 भाई जो वो कराची में मैनुअल मजदूरी करते थे, और इस हुकूमत की वजह से वो दोनों, एक भाई एसपी भर्ती हुआ और एक भाई एससी भर्ती हुआ, वो मेरिट पर आए, उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान को पास किया। इसी तरह हमारे इस इस्लामगढ़ की एक हमारी बच्ची है जो उसके मुकाबले में जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी थे चौधरी मनीर साहब, उनकी बेटी थी, लेकिन 2 नंबरों से ये हमारे इस्लामगढ़ वाली लड़की जो है ये सेलेक्ट हो गई थी, और वो चौधरी पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सेक्रेटरी है उनकी बेटी 2 नंबरों से रह गई थी। ये मतलब मेरिट का निज़ाम जो हमने कायम किया, और इस बुनियाद पर जो अलियत की बुनियाद पर लोगों को नौकरी भी मिली है। लेकिन चूंकि बेरोजगारी इस कदर ज्यादा हो चुकी है, और फिर ये 2-2.5 साल जो आज अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान पर जो पीटीआई की हुकूमत, एक मैं समझता हूँ कि एक अजाब के तौर पर नाजिल है, इनके दौर में तो महंगाई बेरोजगारी जो है ये अरूज पर है, तो शायद सब लोगों को जो नौकरियां फराम करना या जितने बेरोजगार हैं उनको फराम करना शायद ये हुकूमतों के बस में नहीं होता। इसमें लोगों को भी थोड़ा बहुत मतलब तजारत की तरफ ही जाना चाहिए, दुकानदारी है और छोटे मोटे मामला होते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस कारोबार भी शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर मैं मेंबर असेंबली सेलेक्ट होता तो शायद मैं हल्के में इससे ज्यादा जो है ना लोग जिनको लोगों को रोजगार मिलते, क्योंकि वो एक साजिश के तहत मुझे हराया गया, और जो हमारे जीतने वाले साहब थे उन्होंने तो बैसियत वजीर आजम और बैसियत मिनिस्टर जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो मिनिस्टर तो फिर उनकी बेहतर कर दी थी, बैसियत वजीर आजम वो काम नहीं कर सके, तो अब उनको तो तवज्जो ही नहीं थी इस तरफ। अब तो उनके मामलात ही और तरह हैं, वो उनके जहन में यह है कि जिसके पास पैसा होगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। पिछले दिनों में उन्होंने इस तरह की कोई इजहार भी किया कि किसी की जेब में 10 रुपये भी नहीं है और वो इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं। मैं ये तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा सा जरा अपने माजी की तरफ तवज्जो दें कि लोगों के जेब में आप 5 रुपये भी नहीं छोड़ते थे, निकाल लेते थे मेरे भाई, तो क्या लोगों को 10 रुपये की जवाब आने देते? छोड़े इन बातों को, ये बातें नहीं करनी चाहिए। बातें ये है कि असूल की बुनियाद पर सियासत होती है, पैसों की बुनियाद पर नहीं होती है। अगर पैसों की बुनियाद पर सियासत हो तो फिर मेरा ख्याल है और बहुत से लोगों के पास पैसे होते हैं, वो आ जाए जिनके लोगों की खिदमत का जज्बा होता है, जो लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, वही सियासत में आते हैं और वही इलेक्शन लड़ते हैं। पैसा कोई मैटर नहीं करता। मैं अपनी मिसाल आपको देता हूँ कि मैंने जो जितनी भी सियासत की है, मेरे नौ खानदान में कोई सियासी आदमी था बड़ा जिसकी बुनियाद पर मैं कहूँ कि मैं विरासत के तौर पर आया हूँ, इन्ना में बड़ा सरमायादार था। मैंने दोस्तों अजीजों और अपने साथियों की मदद से जो है ये पिछले 20 साल से सियासत कर रहा हूँ, और मुझे कभी परेशानी नहीं हुई है, और ना मैंने कभी सोचा जी कि मैं कोई करप्शन करके, कोई पैसा लूट मार करके कोई बैंक अकाउंट बनाऊं, कोई जायदादें बनाऊं, कोई जमीनें खरीदूं। ये रोजी देने वाली अल्लाह की जात है, बंदे पर मुसर करता है कि हलाल तरीके से वो रोजी खाता है या वो हराम तरीके से खाता है। तो अल्लाह के फजल करम से जी मैंने जिस तरह कोशिश किया कि ईमानदारी और ईमानदारी से जो है काम किया जाए। अल्लाह करे जी, अच्छी बात है। ये हमारे हल्का में ज्यादातर यही, जिस तरह कैप्टन साहब आप देख लें कि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बड़ी अच्छी और आबादारी की सियासत और करप्शन से पाक सियासत की है। लोग उन्हीं लोगों को याद रखते हैं जो लोगों की खिदमत करके जाते हैं, जो अपना पेट पालते हैं। उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी जो है वो आगे अल्लाह भी जो है वो हिसाब लेंगे, और लोगों से भी गालियां पड़ती हैं। कोशिश करनी चाहिए जितने भी उम्मीदवार हैं सबको चाहिए कि जो है वो लोगों की खिदमत मिशन बनाए, करप्शन से परहेज करें तो अच्छी बात है। जिस तरह नजीर साहब आपने बात की है कि मैंने हल्का में 4-5 साल में करोड़ों रुपए तामीराती खर्च किए, कामों पर खर्च किए, मुलाजमतें दिलवाई, सारा कुछ होने के बावजूद, तो क्या समझते हैं कि लोग इस बात का फैसला करेंगे या आपकी जमात फैसला करेगी कि आइंदा जो जमाती टिकट है, जो आप चूंकि मुस्लिम लीग नून से आपका तल्लक है, 2 उम्मीदवार और भी जो है वो सामने आ चुके हैं, तो क्या समझते हैं कि एक तो मेरा ये सवाल है कि इसका फैसला आप अवाम पर छोड़ेंगे या जो मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड होगा वो फैसला करेगा? दूसरा सवाल ये है कि अगर 2 सवाल मेरे सुन लें फिर उसके बाद, अगर मुस्लिम लीग नून आपको टिकट नहीं देती, फर्ज करें 1 मिनट के लिए जी, वो कहते हैं कि हम किसी और को देंगे, तो क्या आप इलेक्शन फिर भी लड़ेंगे? जिस तरह आप देख रहे कि कैप्टन साहब को जब टिकट नहीं मिला था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपको टिकट मिला था, तो कैप्टन साहब जो है वो
नजरियाती ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गए थे। तो क्या इस तरह की थोड़ी सी पोजीशन जो है वो वाजिया करें कि इन दोनों सूरतों में मेरे इन दोनों सवालों का जवाब प्लीज आप जरा दें। गुजारिश है कुरैशी साहब, जो भी जिसका भी हल्के में वोट दर्ज है वो इलेक्शन लड़ सकता है। ये तो इसमें तो बिल्कुल कोई ममानत नहीं है, ये कानूनी जो है उस हर आदमी के पास आके है। जहां तक लोगों की हमायत के सवाल है, तो अल्लाह के फजल करम से आज पिछले इलेक्शन से भी बढ़कर मुझे लोगों की हमायत जो है हासिल है। जी। मैं किसी पर तनकीद नहीं करता कि किसकी क्या पोजीशन है, किसकी क्या पोजीशन है, नहीं मैं बात करना चाहता हूँ। ये लोगों की तो बात आप जो है ना वो आपके सामने है, बल्कि हर आदमी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि लोग किसके साथ है। मैं अगर गिनना चाहूँ तो मैं आपको बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं इस बहस में जाने नहीं चाहता। दूसरी बात अभी यह वो है कि चूंकि हम एक शायद जमात में, शायद एक दिन वो वक्त आएगा, लेकिन अभी नहीं। अभी चूंकि ये अभी अर्ली प्रोसेस है, हम इसलिए एक जमात में है, बिल्कुल और जाहिर है कि जमातें जो फैसला करती है वो जो वहां का उम्मीदवार होता है उसकी वहां पर जो पॉपुलैरिटी होती है, जो उसके लोगों के साथ उसकी जो कमिटमेंट होती है, या लोग जिसके साथ होते हैं, जमातें उसी बुनियाद पर फैसला करती हैं। 4 साल मेरी खिदमत की है, जमात ने मुझे फंड भी दिए हैं, मुझे मतलब मेरी वो मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल में नज़ीर साहब का जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया या कोई फ़नी खराबी हो गई है। अभी थोड़ी देर में वो वापस आएंगे तो फिर ही पता चलेगा कि उनके को कैमरे को प्रॉब्लम हुई है या क्या वजह हुई है। ना, नाजरीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा और साबिक और मौजूदा उम्मीदवार असम्बली जनाब नज़ीर इनकलाबी साहब। वो आज हमें हल्का के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दे रहे हैं कि जो मुस्लिम लीग नून ने जो काम किए उस हवाले से बातचीत हो रही है। नज़ीर साहब, आपका कैमरा मेरे ख्याल में बंद हो गया, उसको ज़रा ऑन करें। तो आज उनसे हम ये बात कर रहे हैं कि हल्का के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है उस हवाले से आज तफसीली बातचीत हो रही है उनसे। तो अभी कोई उनके कैमरे में को खबर करके करें। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त हल्का नंबर 2 की अहम सियासी शख्सियत नज़ीर इनकलाबी साहब मौजूद हैं। उनसे बातचीत हो रही है। कुछ आपको पता है कि हमारे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में कई दफ़ा बिजली भी चली जाती है और कुछ ऐसा सिस्टम भी सामने आ जाता है जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अभी वो दोबारा वापस आएंगे। हम उनसे बात करते हैं कि हल्का के अंदर आइंदा जो है वो आप मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कौन होगा, मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी क्या रही है, इस हवाले से उनसे आज ये तफसीली बातचीत हो रही है। और नाजरीन आप साथ रहे। अभी थोड़ी देर बाद नज़ीर इनकलाबी साहब जो है वो इंशाल्लाह वापस, क्योंकि मेरे ख्याल में कुछ उनके फ़ोन में या कुछ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इसलिए अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वापस आएंगे, दोबारा जो है वो बात का सिलसिला शुरू करेंगे। और चूँकि कुछ कोई टेक्निकल मसला था जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम थी, तो थोड़ी देर में वो वापस आ रहे हैं और इंशाल्लाह हम आपसे जो है ये बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। नज़ीर इनकलाबी साहब मेरे साथ आज लाइव टॉक में मेहमान है। हल्का की सियासत के हवाले से भी बातचीत होगी कि हल्का के अंदर जो है वो आइंदा मुस्लिम लीग नून का कौन उम्मीदवार होगा। इसके अलावा जो तामीर व तरक्की है वो किसने ज़्यादा की है। और मेरे ख्याल में उनके जो कैमरे में कोई प्रॉब्लम है। नज़ीर साहब, हाँ जी, सॉरी यार, ये डिस्टर्ब हो गया दरमियान में। कोई तो मसला मैं नहीं हो गुजारिश ये जाता। कर रहा था, मैं जी जी, समीर से भी, सुनने वाले दोस्तों से भी माजरत करता हूँ कि टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ कोई गई थी। मसला नहीं है, कोई तो मसला नहीं। गुजारिश ये है कि वो जमात ने मुझे मुझ पर 5 साल एतमाद भी किया है। मसल जी ये कुछ अनहोनी बातें इस मुल्क में हो भी जाती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के मसल फर्ज किया हम कहें जी कि जनाब फारूक हैदर साहब के हल्के में जो है किसी और को टिकट मिल जाएगा, या फारूक अपने
किसी और दोस्त के जहां जिन्होंने 4-5 साल काम किया, तो ये मुश्किल बात, ये बातें नहीं होती हैं। लेकिन गुजारिश यह है कि हम एक जमात में, जाहिर है जमात जो जिसको टिकट देगी, जिसके बारे में फैसला करेगी, तो वो इलेक्शन तो वही लड़ेगा। और जमातें टिकट उन्हीं को देती है जिनके साथ लोग होते हैं, या चलो ये तो होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये तो आपकी, चलो एक बात तो आपकी तरफ से सामने आई कि जिसको जमात टिकट देगी वही इलेक्शन लड़ेगा। ये तो आपकी पार्लिमानी पार्टी का, आपकी सदर जमात का फैसला होगा, जो उन्होंने फैसला करना है किसके हक में कर रहा है, किसके साथ अवाम है, कौन अवाम के लिए बेहतर है, ये तो उन्होंने फैसला कर रहा है। तो एक चीज तो आपने बिल्कुल आज क्लियर कर दी कि, लेकिन क्योंकि ये लोगों को अवाम पैदा हो गया था, जिस तरह आपने वो काकड़ा के मुकाम पर एक तकरीर में कहा था कि मुझे किसी टिकट की जरूरत नहीं है, अवाम मेरा टिकट है और अवाम मेरे साथ है, मुझे किसी, इसलिए मैंने ये सारे सवालात किए हैं कि मैं थोड़ी सी इसमें तस्वीर कर देता हूँ। गुजारिश है, जो मैंने बात की थी उसको गलत इंटरप्रेट किया गया। मेरे पास ये कहा था जी कि अगर मेरे पास टिकट और मेरे साथ लोग न हो तो उस टिकट को मैं क्या करूंगा। टिकट जो है बुनियादी तौर पर लोग होते हैं। अगर मैंने महसूस किया कि मेरे साथ लोग नहीं है तो मैं टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं करूंगा, क्योंकि लोग अगर आपके साथ है तो टिकट भी मानी रखता है। अगर लोग ही साथ ही तो उस टिकट की क्या हैसियत है। मसलन मैं बहुत से दोस्तों को मैं जानता हूं कि जिनके पास टिकट भी थे और इलेक्शन में रिजल्ट जो है वो ऐसा रिजल्ट था जो जिसमें बहुत से दोस्तों की जमानतें भी जब्त हुई हैं, बहुत से दोस्तों के जो है ना वो बहुत कम वोट मिले हैं। तो फिर उस इलेक्शन का सिर्फ इलेक्शन लड़ना मकसूद नहीं होता है, बल्कि इलेक्शन आप लड़ने हैं जीतने के लिए, और जीतने के लिए इसलिए इलेक्शन लड़ते हैं कि ताकि जीत कर आप अपने हल्के के लोगों की बेहतर तरीके से खिदमत कर सकें। तो अल्लाह के फजल करम से ये ऐसी बात ही नहीं हो सकती कि टिकट जो है ना, मैं नहीं समझता कि जमात ने जिस बंदे पर 5 साल जिसको फंड दिए हैं, जिसके साथ लोग भी हैं, जिसने लोगों की खिदमत की है, चाट कर बात हो, ये मैं तो ऐसी बात को न इंशाल्लाह ताला ये ऐसी अनहोनी बातें अब इस मुल्क में नहीं होगी। नजीर साहब, जिस तरह गुज़िश्ता इलेक्शन की हमने बात की, कई दफा होता है जो सीनियर साथी होते हैं जब आपस में बैठते हैं तो यार इस तरह करो कि ये इलेक्शन मैं लड़ता हूँ, अगला आप इलेक्शन लड़े। कोई ऐसा मुआहदा किसी साथी के साथ, जिस तरह उस दिन सोहेल सरफराज साहब भी मेरे साथ आए थे प्रोग्राम में, मैंने उनसे भी सवाल किया था कि कोई आपका कोई नज़ीर साहब के साथ कोई ऐसा मुआहदा कि जी आप इस दफा इलेक्शन लड़े या अगली दफा मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा जी कि मेरे और उनके दरमियान है कोई बात। तो मैंने कहा चलो अगर आपके दरमियान है ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब कल अवाम के सामने आए तो ये अगर आज ही आ जाए तो अच्छी बात है। तो ऐसा कोई मुआहदा तो नहीं है कि जी आप ऐसा करें जी कि इस दफा मैं इलेक्शन लड़ता हूँ, अगली दफा आप इलेक्शन लड़ें। गुजारिश ये है कि मैंने पिछले इंटरव्यू में किसी दोस्त के साथ मुझे इंटरव्यू मैंने बात की थी कि ये जो वादे की सियासतें होती है ना, इनकी कोई उम्मीद नहीं होती है। मेरे साथ जब कप्तान साहब 2000 अल्लाह उनको मग़फ़िरत करे, जब 11 का इलेक्शन वो लड़े थे तो पूरे हल्के के मुस्लिम लीगियों के सामने हमारे दरमियान एक मुआहदा हुआ था, और वो 5 साल उस मुआहदे को जिस तरह मैंने भुगता है कि जितने भी उम्मीदवार थे हमारे हल्के के, पूरे 5 साल उन्होंने भरपूर, जहाँ कोई जलसा हुआ, कोई मीटिंग हुई, मुझ पर क्रिटिसाइड भी किया, अपनी खिदमत की बातें भी की, अपनी सियासत की भी बातें की। आखिर में जब टिकट हुआ तो उसके बाद जो है ना फिर हालात तब्दील हुए। तो कहने का मकसद ये है कि ये गैर जरूरी बातें होती हैं जिसके साथ क्या वो तहरीरी मुआहदा था जो जनाब तहरीरी मुआहदा भी था, और लोगों के 1000 के से ज्यादा लोग मौजूद थे जिनके सामने वो तहरीरी मुआहदा भी हुआ था और वो बातें भी हुई थी, लेकिन उस पर भी वो अमल उस स्पिरिट से अमल नहीं किया गया। तो इसलिए इन मुआहदों को मैं समझता हूँ कि आप ये सोचना भी जो है ना वो हमाकत है कि इस तरह की वादों की बात की जाए। हाँ, जिसके साथ लोग होंगे वो आइंदा इलेक्शन लड़े। बस फर्ज किया अगर मैं आइंदा ये इलेक्शन लड़ता हूँ, इसके बाद मैं फैसला करता हूँ, मैं रिटायर होता हूँ जी, मैं आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, तो फिर जिसके साथ लोग मैं भी उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये तो चलो आपकी तरफ से अगर आप खुद डरा हूं कि जी मैं सियासत से रिटायर हो रहा हूं तो फिर इसके बाद जो है वो जिसके साथ आप मर्जी जाए, लेकिन फिलहाल आपका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई रिटायरमेंट का कोई प्रोग्राम नहीं है। आप क्या लोगों की खिदमत के लिए जो है इस दफा इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाल्लाह जी, मैंने 5 साल मेहनत की है और लोग भी मेरे साथ हैं, और जिस तरह लोगों का प्यार मोहब्बत और खुलूस मेरे साथ है, मैं नहीं समझता कि ये इलेक्शन जो है आइंदा वाला इलेक्शन हम लूज करेंगे। इंशाल्लाह ताला भी आइंदा आने वाला इलेक्शन हम भारी से जीतेंगे। वेरी गुड। जो नजीर साहब, हम आगे बढ़ते हैं।
आपको पता है कि ये जो चक्र-ए-आम ब्रिज है, इस पर आपकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। मेरे ख्याल में ये मंसूबा भी आप ही का था। आपने ही इसको सामने भी लाए थे इस्लामगढ़ के जलसा में, जब सरदार सिकंदर साहब मेरे ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म थे। तो क्या वजह है कि कितनी हुकूमतें गुजरी, क्योंकि आप इसके मैन जो है वो मास्टर माइंड थे, लेकिन इस सारा कुछ होने के बावजूद भी आज भी ये जो है, और दिन ब दिन आप देख लें महंगाई भी हो रही है, और बिलखसूस जो बाहर लोग बैठे हैं इसके बारे में बहुत तफजात का इजहार कर रहे हैं। और इसके अलावा जो जैली कुंभा जात का मसला है, ये जो जब डैम बना था तो उन्होंने उस वक्त कहा कि जी फिलहाल तो हम उन लोगों को जमीनें जो जिनके मकान मुतासर हुए, बाद में उन लोग जिनकी जमीनें भी मुतासर हुई हैं, जैली कुंभा जात वो थे, लेकिन वो भी सारा जी कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ रही है, पता नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी ठीक है, वो कुछ है, कुछ था, लेकिन अभी ठीक हो गया। गुजारिश ये है कि जो ब्रिज का मामला है, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, ये आप दोस्तों को भी पता है, बल्कि आप जो प्रेस क्लब जो जिसके साथ आपकी भी मेरा ख्याल है वाबस्तगी थी, इस्लामगढ़ प्रेस क्लब, जी जी जब मैंने बिल्कुल। इसका मुतालबा किया जी कि हमें तस्वीर की नहीं जरूरत, बल्कि हमें जो है ना वो आप इस तरह करें कि ये थोड़ा चक्र हमने थोड़ा ब्रिज जो है ये इसका हमने मुतालबा किया था, तो मेरे साथ मजाक उड़ाया गया जी यार क्या बात करते हैं आप, कौन यह पुल बनाएगा। तो मैंने वहां पर प्रेस के दोस्तों को कहा कि इंशाल्लाह ताला यह पुल बनेगा। ये एक ऐसे ही लंबी हुआ। कहानी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं इस पर सरदार सिकंदर याद साहब का भी दिल की मतलब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, मैं समझता हूँ कि जिस तरह इस पुल के मामले में उन्होंने स्टैंड लिया और इसको जो मंजूर कराने में या इस पुल के बारे में जितनी भी बातें थी, वो मैं समझता हूँ अगर सिकंदर साहब ने होते तो शायद ये हमारे लिए मुश्किल था। बहरहाल वो एक लंबी जदोजहद थी, इसके दरमियान में इसके खिलाफ साजिशें भी हुई, मुतबादिल फिजिबिलिटी भी जो हमारे उस वक्त के एमएलए थे उन्होंने वो अमूर कश्मीर के दफ्तर में जमा करा दी ताकि झगड़ा बन जाए जी कि ये खाड़क प्रिया पुल बने या रठुआ चक्रिया बने। उस साजिशों का भी हमने मुकाबला किया। फिर एक टाइम ये भी आया कि ये पुल ड्रॉप हो गया था क्योंकि इसकी कीमत ज्यादा कास्ट आ गई थी। तो फिर हमने जो है ना अपने दोस्तों के साथ अपने सोर्सेस लड़ाए, बल्कि उसमें एक बार हमारे भाई थे ब्रिगेडियर असलम साहब, उनसे भी हमने रब्ता किया। उनके जनरल जुबैर साहब उस प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, वो उनसे मिले। फिर दोबारा इसकी जो है ना स्टडी की गई और फिर ये जो आरसीसी ब्रिज है इसका फैसला हुआ। ये 7 अरब से 4 अरब पर आया, लंबी कहानी है इसकी, मैं उसमें डिटेल में जाना चाहता। बल्कि जब ये फाइनल जिसमें एग्रीमेंट साइन हो रहा था उस मीटिंग में भी मौजूद था, जहां पर जनरल जुल्फकार जो वापडा के चेयरमैन थे और सरदार सिकंदर साहब के दरमियान में जो तल्ख जुल्म का टुकड़ा भी हुआ था, क्योंकि वो किसी सूरत में भी वो वापडा के चेयरमैन जो है वो इस ब्रिज के हक में नहीं थे। फिर बहरहाल ये फाइनल फैसला हुआ कि सिकंदर साहब फाइल लेकर के परवेज मुशर्रफ के पास, तो उसने कहा जी कि ठीक है पैसा का प्रॉब्लम नहीं है, आप करें, हम स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान से देंगे। मकसद ये है कि इसके लिए एक लंबी तवील जदोजहद थी और जी मैं कोई ये फेसबुक वाली जदोजहद नहीं है, ये अमली तौर पर जदोजहद थी और अब भी वक्त जो है ना ये अमली जदोजहद का है। फेसबुक से मेरे दोस्त मतलब ठीक है ये सोशल मीडिया का दौर भी है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली जदोजहद न की जाए तब तक मामला नहीं बनते। क्योंकि पिछले दिनों मीटिंग हुई और प्राइम मिनिस्टर साहब ने 1 महीने का टाइम दिया था कि 1 महीने के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट दी जाए। ठीक। और इस पर मेरी आज भी बात हुई है कुछ लोगों से, वो कहते हैं जी कि जल्दी इस पर जो है ना हम जो वो है उसकी प्रोग्रेस हो रही है, इस पर इंशाल्लाह ताला इन मौसम सरमा में हम काम शुरू कर देंगे। लेकिन ये कहने की बातें हैं, इंशाल्लाह ताला इस अगले अगर कोई मुस्बत पेशरफ्त न हुई इन दिनों में, अगले चंद दिनों में, हफ्ते 5 दिन अगर कोई मुस्बत पेशरफ्त न हुई तो फिर ये जो नवंबर का महीना इसमें हम भरपूर एक अवामी एहतजाज करेंगे। इस ब्रिज को जो है ना ये किसी सूरत में भी हम जो है ना इसको ड्रॉप नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह ताला जिसको हमने शुरू कराया था इसको तकमील भी करा कर हम रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें जितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, जो भी करना पड़ा हम करेंगे, लेकिन इस पुल को ड्रॉप नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह ताला इसी साल जो है इस पर काम शुरू कराएंगे। तो जो जैली कुंभा जात का मसला है, गुजारिश ये है कि हमारी बदकिस्मती के जब ये मामला चल रहे थे तो हमारे हल्के के वजीर आजम साहब जो है उन्होंने बढ़ चढ़ कर वापडा की हमायत की, बढ़ चढ़ कर वापडा का साथ दिया। उन्होंने जो है ना ये अभी हमारे
मुकम्मल नहीं थे, उन्होंने आकर इसका इफ्ताह कर दिया। अनकम्प्लीट जी बिल्ड के मौजूद है। जैली कुमाजात का मसला उसी तरह पड़ा हुआ था। ये एक फाइल बनी हुई है 11-12 रुपए का, जो उस वक्त स्पेड बना था, अब तो पता नहीं ये कितने पर चला हो गया। वो ये हुकूमत पाकिस्तान के पास पड़ी हुई है जी कि ये पैसे ड्रा किए जाए ताकि लोगों को जैली कुमाजात को दिया जाए। तो मैंने ये गुजारिश की थी कि आप इस तरह करें कम अज कम। अगर ये नहीं हो सकता तो ये जो हमारा जो डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी है मंगला डैम की, जी मतलब है ये हमारे पास श्री सरकार भी मौजूद है। लोगों को जो उनको काबज है उनको थोड़े बहुत उन पर उनको मुआवजा देकर, जो मतलब है ये एक बहुत बड़ी जाती है कि जिन लोगों ने 2 बार कुर्बानियां दी हैं, आज उनको रहने के लिए मकानों की जगह नहीं मिल रही है। और फिर जो मुआवजात है जो कोर्टों के फैसले हुए हैं वो वापडा वाले पैसे नहीं दे रहे। वो मुआहदे में एग्रीमेंट में था कि आजाद कश्मीर की कोर्ट का जो फैसला होगा वो वापडा वाले उसके पाबंद होंगे, लेकिन इसके बावजूद वापडा वाले जान छुड़ा रहे हैं। आज जब वो दीगर डैमों की बात करते हैं तो फिर जब यहाँ से आवाजें उठेगी जी कि जिनके साथ आपने वादे किए थे, जिनको आपने बेकार किया था, दूसरी दफा बेकार किया था, उनको मुआवजे भी नहीं मिल रहे, उनको जो है ना वो मुतबादिल जगह भी रहने के लिए नहीं मिल रही है, तो ये मुश्किलात होंगी इसके लिए। तो मैं आज भी कहता हूँ कि ये वापडा वाले भी, हुकूमत पाकिस्तान भी और ये सारे इदारे जो है ना इस तरफ तवज्जो दें। ये लोगों के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म है, एक ज्यादती है। जिन लोगों ने अपनी माँ बाप की कब्रों को छोड़ा, 2 बार कुर्बानियां दी, जरा बनाया ना काला बाग डैम, क्यों नहीं बनता वो? इसलिए कि देखिए ना, गुजारिश यह है कि कश्मीरियों ने हमेशा पाकिस्तान के साथ, ये अलग बात है कि शायद इसमें लोगों की मतलब ख्वाहिश होगी, लेकिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और पाकिस्तान के लिए 2 बार कुर्बानियां दी हैं, और इन कुर्बानियों को मद्देनजर रखना चाहिए। और ये सलूक हो रहा, मैं समझता हूँ कि ये निहायती नामुनासिब है और इसके जो है अगर कीजिए तो उन पर पड़ेगी। इसलिए ये अभी भी वक्त है कि आपदा वाले और हुकूमत पाकिस्तान नजीर साहब, ये जो मीरपुर में बार बार जो अर्थक्वेक जो जलजले आ रहे मैं हैं, गुजारिश करता हूँ कि जी 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 बात करें। देखिए जी, इस पर मुख्तलिफ राय है, इस पर मुख्तलिफ राय है। जो कुछ लोग कह रहे हैं जी कि ये चूंकि यहाँ फॉल्ट लाइन है तो इस फॉल्ट लाइन की वजह से आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि चूंकि यहाँ पानी का एक बड़ा जखीरा जमा है और इसके प्रेशर की वजह से आ रहे हैं। जो भी सूरत है, मैं समझता हूँ कि इसके जो है ना शफाफ तरीके से इनकी जो सर्वे कराया जाए और उसकी जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक अमल किया जाए। क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है कि मतलब लाखों की आबादी यहाँ बसती है और फिर उनको मतलब उजाड़ दिया जाए, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। एक शफाफ तरीके से जो इसका सर्वे कराया जाए और जो टेक्निकल लोग हैं जो उनकी रिपोर्ट उस रिपोर्ट के मुताबिक अमल किया जाए। बहुत अच्छी बात है। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की। वहाँ पर इलेक्शन भी होने जा रहे हैं और जो है हुकूमत पाकिस्तान उसको सूबा बनाने के चक्कर में भी है। आप क्या समझते हैं कि जो गिलगित बल्तिस्तान है, जिस तरह कश्मीर का मसला देख लें, अभी जो सर्द पड़ गया है, इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि मसला कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो सूबा बनाने की कोशिश हो रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? गुजारिश यह है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ये कश्मीर का हिस्सा है। ये 49 का जो मुआहदा था उसमें इंतजामी तौर पर जो है ना ये पाकिस्तान के हवाले किया था। ये कश्मीर ये इनको मतलब है ये पाकिस्तान को सूबा बनाने के लिए जो है ना उसके हवाले नहीं हुआ था। आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट का फैसला भी इस सिलसिले में मौजूद है कि ये गिलगित बल्तिस्तान जो है ये आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है। अगर आज हम उसको सूबा बनाएंगे तो फिर हम मोदी को क्या कहेंगे जो उसने आज़ाद कश्मीर के वहाँ लोगों के जो इख्तियारात छीने हैं और फिर उसकी जो स्टेटस उसने चेंज किया है, फिर उसके बाद उसकी हम क्या बात करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के भी खिलाफ है और ये बड़ा मतलब है एक ऐसा मसला है कि हुकूमत पाकिस्तान को भी और तमाम लोगों को बड़ी मतलब मैं समझता हूँ कि वहां पर लोगों को इख्तियार ज्यादा दिए जाए, उनको जो है हकूक है वो दिए जाए। क्यों उन्हें लोगों के इख्तियार दिए जाते हैं? जहाँ भी ज्यादा इख्तियार मिलते हैं वहां पर लोगों की जो है ना उस मुल्क के साथ उन लोगों उनकी जो मोहब्बत है बल्कि वो और ज्यादा बढ़ती है। बजाय इसके कि आप लोगों के इख्तियार दें, उनको माली तौर पर इख्तियार दें, उनके पास मतलब आप कोर्ट कायम करें, बजाय ये करने के अगर आपने सूबे की तरफ बढ़े तो मैं समझता हूँ कि काबिल नुकसान होगा मसला कश्मीर को और शायद हम बहुत से तरीके से अपना केस भी पेश न कर सकें। इसलिए कि फिर ये एक मतलब लोगों को मसला नहीं रह जाएगा बल्कि एक टेरिटरी की जो है ना वो सूरत हाल इख्तियार हो जाएगी कि वहाँ जो है ना वो इलाका जो है वो पाकिस्तान लेना चाहता है, वो इलाका हिंदुस्तान। ये नहीं होनी चाहिए। ये कश्मीर जो वहाँ कश्मीरी बसने वाले हैं उनकी जो लोग जो है उनकी आज़ादी की बात है।
हाँ, ये अलग बात है जी कि कश्मीरी लोग जो है वो फैसला क्या करते हैं। कश्मीरी लोग तो एक बात यह है कि जब ये इंडिया पाकिस्तान की तकसीम हुई थी, जो दो मुल्क बने थे, तो लाखों कश्मीरियों ने जो अपनी जान के नजराने दिए पाकिस्तान की मोहब्बत में दिए थे। वो लोग इस मुल्क में आए थे कि हम मतलब एक इस्लामी मुल्क कायम हो रहा है, हम उसमें वहां पर जा रहे हैं। तो आज भी कश्मीरी जो लगे वो पाकिस्तान को जो है अपने कश्मीरियों से बढ़कर वो पाकिस्तान को अजीज समझते हैं। बल्कि हम एक दफा ये सारे पाकिस्तान का हिंदुस्तान के आगे हम दीवार हैं। ये बदला इस तरह की बातें छेड़ने से मैं समझता हूँ कि मसला कश्मीर को नुकसान होगा और ये पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसकी एक बड़ी नाकामी भी होगी। जिस तरह आप देख लें कि वजीर आजम आज़ाद कश्मीर लाहौर में मुस्लिम लीग नून अपनी जमात के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में उन्होंने चलो कुछ बातें की, उसके बाद जिस तरह उन पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया, क्या ये कोई साजिश है या हिंदुस्तान को ये दिखाया जा रहा है कि जो कुछ आप उधर कर रहे हैं वही हमने इधर कर दिया? आप इसको किस नजर से देख रहे हैं कि ये क्या वजह थी कि आजाद कश्मीर के वजीर आजम काबिल मजम्मत, ये जी एक इंतहाई काबिल मजम्मत कार्रवाई थी उनकी। जितनी भी इसकी मजम्मत कीजिए वो कम है कि किसी कश्मीर के आदमी पर गद्दारी का मुकदमा, फिर कश्मीर के वजीर आज़म पर गद्दारी का मुकदमा किया जाए, जिन कश्मीरियों ने पाकिस्तान की बका के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, जो कश्मीरी आज भी पाकिस्तान की बका के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। तो ये नाकबत बंदेश दोस्तों का कुछ जो है एक्ट था। मैं इसमें पूरी कौम को, पाकिस्तानी कौम को जो नहीं कहना चाहता, ये चंद लोग हैं जिनकी एक मैं समझता हूँ कि गलत सोच थी और इस वजह से उन्होंने मसला कश्मीर को भी नुकसान पहुंचाया और एक हिंदुस्तान को एक परमंडा करने का मौका उन्होंने फराहम किया। तो मैं ये चूंकि एक टची मामला में इस पर मजीद ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत फेल था। तो पीडीएम की नहीं करना चाहिए था, बल्कि इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए था। जी जी नजीर साहब, जिस तरह एक तारीख वतन का एक काफी अरसे से मुतालबा है कि ओवरसीज की सीटों में इजाफा किया जाए और तारकीन वतन को वोट का हक दिया जाए, क्या समझते हैं कि ये एक मेंबर असेंबली जो है वो बेचारा कभी देखा भी नहीं किसी ने, जो है भी, तो क्या समझते हैं कि जो तारकीन वतन 7-8 लाख कश्मीरी बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, क्या उनके लिए जो सीट्स में इजाफा हुकूमत आज़ाद कश्मीर को जो आने वाले जो इलेक्शन है उसमें करना चाहिए और जो बाहर लोग हैं उनको वोट का हक मिलना चाहिए? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे बड़ी तादाद में कश्मीरी जो है ना वो जी बिल्कुल, बरतानिया में, यूरोप में भी है, मिडल ईस्ट में भी है, दीगर मवाद में भी है। मैं समझता हूँ कि जो सीट उन्हें रखी हुई है ये कोई कश्मीरी की पूरी नुमाइंदगी नहीं है, बल्कि इसमें इजाफा होना चाहिए उसी तरह से जिस तरह से यहाँ आजाद कश्मीर आने हुए हैं, तनासुर से वहाँ कश्मीरी को इस हिस्से में नुमाइंदगी जो है ज्यादा मिली। तो वेरी गुड। मसाइल होते हैं, मसलन पिछले कल परसों की बात है कि हमारी एक फैमिली जो है बरतानी एसआई और रास्ते को लूट ली गया। मैं अभी फिर उसको आने इनके जो जदादें पड़ी हुई हैं उन पर कब आते हैं, दीगर मामला हो जाते हैं। ये एक प्रॉपर जी जी मैं इसी तरफ आ रहा था, जो वो जो तो इसके लिए जरूरी है कि जो मुतलका लोग हैं वो अपने मामला को बेहतर समझे और उनको जो है ना ये इख्तियार होना चाहिए कि वो इन मामला और मसाइल की तरफ तवज्जो भी दें, उनको बाख्तियार भी बनाया जाए इस सिलसिले में। चूंकि आप का जिस हल्के से तल्लक है, सबसे ज्यादा तारकीन वतन आप और डडियाल के हल्का से हैं और मीरपुर से, तो क्या इस हवाले से कभी आपने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की है कि जी इस पर कुछ काम करें, जो बैरून मुल्क है हमारे हल्का के सबसे ज्यादा लोग हैं उनको भी वोट का हक मिलना चाहिए? कभी उनसे कोई बात हुई है इस हवाले से? कि साहब गुजारिश है कि मैं सीधी बात करता हूँ, मैंने कभी नहीं, मैं बात नहीं की है। जब बात में वजन तब होता है कि जब आदमी असेंबली में बैठा हुआ और उसकी बात में वजन भी होता। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले में जब मौका मिला तो मैं बात भी करूंगा और इस सिलसिले में हम जदोजहद भी करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो नजीर साहब, आखिर में मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जो वहां पर लोग हैं उनके लिए और जो बैरून मुल्क लोग हैं उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज, कोई पैगाम आप देना चाहें तो दे सकते हैं। गुजारिश यह है जी कि आप जो लोग बैरून जहाँ अपने मुल्क को छोड़कर
जो दियारे गैर में बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में जब कोई कोई मुश्किलात आती हैं, कोई सैलाब आता है, जंगें होती हैं, ज़लज़ले आते हैं, जब भी मुश्किल घड़ी आती है तो आप दोस्त जो आप बाहर बैठे हुए हमारे बहन भाई वो दिल खोल कर बल्कि अपनी औकात से बढ़कर यहाँ लोगों की खिदमत करते हैं। तो फिर उन्हीं की वजह मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान हुकूमत को एक काफी बड़ी तादाद में जो है ना वो ज़र बादरा भी मिलता है। तो बुनियादी तौर पर उनके जो मसाइल हैं उस तरफ जो है ये इनको भरपूर तवज्जो नहीं। मसलन ये मैं जो सारे की पिछू ये बेशुमार जी लोगों की यहाँ पर जादू के माँ आते हैं, उन सारी बातें ये आपको तरीके पर जो है वो जो दीजिए। आपसे ये गुजारूंगा कि जो आज आजकल पाकिस्तान में ये मेरी तहरीक भी चाहिए, आपने इसमें कोई नहीं है। और ये बात कराची का वाक़या हुआ जब जिस किया गया पुलिस ने जिस तरीके से तो दरखास्तें दे दी, गुजारिश ये है मैं समझता हूँ कि जब तक पाक में उसकी कदर नहीं की जाएगी उस जी नाज़रीन, नज़ीर इनकलाबी साहब का हमसे रब्ता भी मुनक़ता हो गया है और अभी जो है हमारा प्रोग्राम भी अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। अभी देखते हैं 1 मिनट में अगर वो वापस आ गए तो उनकी तरफ से जो मैसेज है वो आप तक कन्वे हो जाए। लेकिन एक बात जो आज नज़ीर साहब ने वाजिया कर दिया इनकलाबी साहब ने कि जो जमात फैसला करेगी और जो है वो हम उसकी मुकम्मल जो है वो पासदारी करेंगे और जमाती फैसला के मुताबिक हम चलेंगे और जिसको जमात टिकट देगी उसकी भरपूर सपोर्ट भी की जाएगी। तो अभी नज़ीर साहब मेरे साथ जो है वो दोबारा शामिल हो रहे हैं। तो आखिरी मैं उनसे यही तारकीन वतन के हवाले से हमारी बातचीत हो रही है। तो मेरे ख्याल में जी नज़ीर साहब वो आपका राब्ता मुनक़ता हो गया था, मेरे ख्याल में कोई सर्विस का इशू था तो शायद इस वजह से। जी मेरा ख्याल है जी आखिरी आखिरी आप बातें जी आपके सामने है कि पाकिस्तान की जो जी मैं गुजारिश कर रहा था कि ये TDFA की तहरीक है, ये आपके सामने है कि पाकिस्तान की जो सराहता जी इसमें जितने भी मेजर बड़े काम हुए हैं वो सारे सियासी हुकूमत। कराची की स्टील मिल जो बनी है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी। इसी तरह एटमी एटॉमिक जो इसको जो स्टार्ट किया गया था वो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी। जब इनको इनके तजर्बे वाकई किए गए उस वक्त भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी। और फिर मुल्क में जब तरक्की की जो रफ्तार है वो 6% से ऊपर चली गई थी, उस वक्त भी मतलब एक मुंतखब और जमहूरी और लोगों के मैंडेट की हुकूमत थी। यहाँ पर मोटरवे बनी है, यहाँ पर जो है मैं समझता हूँ कि बिजली का एक बड़ा बुरान था जो पिछले 5 साल में मियां साहब की हुकूमत ने जो खत्म किया। इसी का दीगर तमाम जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है ये सारी जो है ना जमहूरी हुकूमत में मिली है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक लोगों के इस वोट के तकद्दुस को, इस वोट के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाएगा तो जो आज इस सूरत हाल में चला गया है 6% की ग्रोथ रेट थी और इस हुकूमत के आते ही वो 1% पर चली गई। और फिर आगे जो इशारे मिल रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई खतरनाक है माशी तौर पर पाकिस्तान के लिए। कि शायद देखे ना जी कि मुल्क माशी तौर पर मजबूत होगा तो हमारी फौज को भी मतलब मजबूत होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेंगे और लोगों में खुशहाली भी आएगी। अगर माशी तौर पर मुल्क तबाह हो जाएगा तो फिर समझता हूँ कि ये रशिया जो है ये बहुत एटमी कुव्वत थी लेकिन माशी तौर पर वो जो है जब वो उसकी खराब हुई तो कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। माशी तौर पर जो मुल्क जो कमजोर हो जाते हैं फिर उनका अपना रखना बहुत मुश्किल होता है। तो इसको कायम रखने के लिए जरूरी है कि लोगों के मैंडेट को तस्लीम किया जाए, वोट की इज्जत को जो है तस्लीम किया जाए। मसलन एक अच्छी भली हुकूमत चल रही थी मियां नवाज शरीफ साहब की, जिस तरह से मतलब JIT बनी, जिस तरह व्हाट्सएप पर JIT बनी, इस तरह फिर जो अकामे भी बुनियाद पर और जज अपने फैसले में लिखता है जी कि कोई पर कोई करप्शन साबित नहीं हुई है और कोई बुनियाद पर निकाल दिया गया। ये सारा एक जो है कोई समझ आने वाली बातें, ये कोई खुफिया बातें नहीं है, ना कोई बातें हैं। तो ये गेम आप पाकिस्तान में बंद होनी चाहिए। लोगों के मुझे भी तकलीफ है कि मेरे मैंडेट को भी किया गया पिछले 5 साल में।
जिस तरह मुझे तकलीफ है इस तरह हर आदमी को भी तकलीफ होती है कि जब लोगों के मैंडेट को चोरी किया जाता है तो फिर जो नायल किस्म के लोग होते हैं वो सामने आ जाते हैं। मसलन ईमानदारी से बताएं कि ये जो मौजूदा हुकूमत जिस दिन से आई हुई है ये एक आजाद कम है आज पाकिस्तान में। मिनिस्टर जो है वो मुंह पर हाथ में कर कहता है जी कि हाँ मैं मतलब है जिस तरह हम छोटे होते थे तो लड़ते थे खैर मैं की लाल की नहीं फिर तुम्हारा मतलब ये कोई मतलब क्या मजाक बना हुआ है। और फिर जो वो बातें करते थे ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आरबीजी को ढूंढ किया कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ तो मेरी मदद की उन्होंने कहा जी ठीक हो जाएगा। यही तो रोना जी के जो मतलब है इस तरह की इन्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। और ये तस्दीक कर रहा है हमारा प्राइम मिनिस्टर। और मतलब है जो चीनी चोर थे आटा चोर थे सारा मामला था जो जिन्होंने बेड़ा कर दिया मुल्क को। ये मतलब अपोजिशन को एक रेक्ट लगाई गई जी कि चोर 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 इसके अलावा और कोई बात नहीं आती है। यार इस मुल्क को ठीक करो। अगर इस मुल्क की माशी अल्लाह ठीक करते तो शायद ये ना तरीके और ना लोग इस तरह ये तो आप कह रहे हैं लेकिन पीटीआई वाले तो लोगों को माशी तौर पर कर दिया गया। ये तो आप कह रहे हैं लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं कि ये सारा जो नरेंद्र मोदी और इजराइल का एजेंडा है वो नवाज शरीफ जो है वो पेश कर रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं कि जी लेकिन जो पीटीआई वाले हैं वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने के लिए हो रहा है। मुझे बताया ये तो मिनट करते हैं हमारे साथ बात करो। नवाज शरीफ तो इंडिया के वजीर आज़म को मीनारे पाकिस्तान ले आए कि मैं पाकिस्तान के मतलब में जहाँ करारदाद मंजूर थी मैं इस पाकिस्तान वो जो है वो नरेंद्र मोदी है। और जो मिनट करते कि हमारे साथ बात करो वो क्या जमाना लोग जो है ना वो सोशल मीडिया जमाना लोगों को समझ भी है। इस तरह बातें करने से नहीं होता। जिसने मुल्क को एटूर बनाया जिसने मुल्क की बाकी तरक्की पे जो तरक्की की है जिसने मोटरवे बनाई है जिसने मैं समझता हूँ कि इस बिजली को बरान को हल किया छोड़े बाकी बातों को। एटमी धमाके जो है ना ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की दिफा के लिए जो सबसे मौसर हथियार है वो ये हमारे जो एटमी ये किसके दौर पे हुई थी ये किसने किया था जब उसको अरबों रुपए की पेशकश की जा रही थी कि पैसे ले लो और ये एटमी धमाके न करो। तो उसके बारे में कहा जाए उस वज़ीर आज़म के बारे में कहा जाए जी कि ये जो है नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर है। और फिर जो हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म हिंदुस्तान में जाकर फौज के बारे में जो बातें करते रहे वो किसी से ढकी छुपी है। वो आज भी वीडियो में क्लिप्स मौजूद है जो पाकिस्तान में बैठकर बातें करते थे फौज के बारे में। छोड़े यार इन बातों को। ये जो है ना अपने मकासद के लिए तमाम बातें इस्तेमाल की जाती है। अकायद की दुनिया में रहना चाहिए जो अकायद हम पर रहना। बहुत शुक्रिया नज़ीर इनकलाबी साहब। इंशाल्लाह हम आपसे जो ही ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा तो हम मजीद आपसे इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। और जब भी हमें कोई ज़रूरत हुई तो प्लीज़ आप हमारे साथ जो है वो ज़रूर शामिल रहना। बहुत शुक्रिया। आज आपने काफ़ी हल्का के हवाले से भी और सियासत के हवाले से भी आपने बातें की हैं। हल्का में तमीर और तरक्की के हवाले से भी जो आपने डेवलपमेंट अपने जो 5 साल दौरे हुकूमत में करवाया उस हवाले से भी आज आपने तफसीली बात की है। मैं आपका इंतहाई ममनून और मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन जिस तरह आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक बार फिर कोरोना वायरस की लपेट में है और बिलखसूस बरतानिया और यूरोप में बहुत तेजी से फैल रहा है। और हर घर में इस वक्त हर आदमी जो है हमारी कम्युनिटी के बेशुमार लोग जो है वो इसकी लपेट में है। इसलिए जो हुकूमती हदायत है उन पर अमल करें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं क्योंकि ये इस बीमारी को बिल्कुल जो फजूल न समझें, ये बहुत संजीदा समझें और जिस तरह डॉक्टरी हदायत है उन पर अमल करें। आज देख लें कि वेस्ट यॉर्कशायर के अंदर जो हमारी कम्युनिटी है वो इसकी लपेट में है। अल्लाह ताला हम सब पर जो है वो अपना करम और फजल करे और इस मुसीबत से बचाए। नज़ीर इनकलाबी साहब आखिरी अल्फाज आपकी तरफ से कोई कहना चाहें तो। मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी ये बात सुन भी रहे थे। अगर मैं कोई तल्ख बात होगी हो तो मैं इससे मैं माजरत भी हूँ। तो मैं सारे दोस्तों को सलाम करूँगा और थोड़ा इजाज़त दूँगा क्योंकि मेरे जो हमारे भाई बैठे हुए हैं पता नहीं हमें जो आप इधर सुन रहे हैं सारे मेरे साथ होता है एक बड़ा प्यार और मोहब्बत का रिश्ता। सब दोस्तों को मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया नाजरीन आपका। बहुत शुक्रिया इनकलाबी साहब। इंशाल्लाह आपसे राब्ते में रहूंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।